नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के पेपर 2 हिंदी विषय से संबंधित 50 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित प्रश्न हैं और हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह 50 प्रश्न लिया गया है। चलो तो शुरू करते हैं। हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम है पाली, प्रकृति, अपभ्रंश और हिंदी। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? 3। निम्न में से किस आचार्य ने प्रकृति को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? राजशेखर ने। प्रकृति संस्कृतम तद्भवम तत्र आगतम व प्राकृतम निम्न में से किसने कहा है? हेमचंद्र ने। गौड़ बहु किसकी रचना है? वाक्पतिराज की। प्राकृतिक प्रकाश किसकी रचना है? वरुषि की। प्रकृति की किस अवस्था को अपभ्रंश का या अवहट्ट कहा जाता है? तृतीय। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजलि ने। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है अपभ्रंश। ब्याड़ी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में। अपभ्रंश शब्द है तत्सम। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अपभ्रष्ट जो है वो तद्भव नहीं है, बाकी और अवहट्ठ, अवहंस और अपभ्रंश ये सभी तद्भव हैं, लेकिन अपभ्रष्ट जो है वो तत्सम है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है 6ठी सदी में। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्न में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? मुनि राम सिंह की। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य में। अशोक के समय में राजभाषा थी पाली। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। संदेश राशक किसकी रचना है? आधामाड़ की। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? हेमचंद्र ने। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 10। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 10वीं। बहुम से किसकी रचना है? स्वयंभू की। पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? खाकी। प्राकृतिक सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? 3। अपभ्रंश शब्द का विकास निम्न में से किस रूप में हुआ है? अवहंस के रूप में। अपभ्रंश शब्द का विकास निम्न में से किस रूप में हुआ है? अवहट्ट के रूप में। स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अवहट्ट। महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? विक्रोमोर्सियम। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। करकंड चर्यु, रैधु, आदि पुराण, पुष्पदंत, जम्बूस्वामी, धर्मसूरी, भविष्यत कहा, धनपाल। अपभ्रंश को अवहीरों की भाषा किसने कहा है? दंडी ने। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया? चंड ने। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरणक निम्न में से कौन है? हेमचंद है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अपभ्रष्ट। निम्न में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है? ग्रियर्सन ने। निम्न में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है? याकूबी ने। निम्न में से किस विद्वान ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है? डॉक्टर कीथ ने। कुबलय माला कहा
उद्बोधन, महापुराण, पुष्पदंत, पौमचरित, स्वयंभू, संदेश रासक, अधहमाण। मध्य देशीय या सौर सैनी अपभ्रंश को उस समय की निम्न में से कौन सी भाषा माना जाता था? परिनिष्ठित भाषा। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है? डॉक्टर रिचर्ड पिसेल। धनपाल के भविष्य का संपादक किससे है? संपादन किसने किया? डॉक्टर याकूबी ने। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है धनपाल के भविष्य कहा। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादक किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ निम्न में से कौन है? 63 महापुरी गुणालंकार। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, कालिदास, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा? डॉक्टर भयाड़ी ने। तो इस तरह से आज का हमारा ये 50 प्रश्न समाप्त होता है। कल मिलेंगे हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के 50 और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सभी वीडियो को पाने के लिए।